अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, एक लंबे टाइम के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। फ्राइडे एंड मंडे आई वाज़न्ट अवेलेबल, लेकिन साथ क्योंकि वीकेंड भी अटैच हो गया तो इसकी वजह से लग रहा है कि पता नहीं कितने ही दिन गुजर गए। बट आई वाज़न्ट इन लाहौर, आई वाज़ ट्रेवलिंग और मैं नारान थी और वहाँ पर जो सर्दी के हाल अहवाल थे, इतनी शदीद ठंड के मैं आपको क्या बताऊँ। और -2 -3 टेम्परेचर, स्पेशली रात की अगर हम बात करें, सो इट वाज जस्ट फ्रीजिंग कोल्ड। लेकिन लाहौर वापस आकर ऐसे लगता ही नहीं कि इतनी ज़्यादा ठंड है, स्पेशली अगर हम दोपहर के औकात की बात करें। सो अभी भी वो जो गर्मी की शिद्दत है, या अगर आपको गाड़ी में सफ़र करना पड़े दोपहर के वक्त में, सो आपको एसी की जो ज़रूरत है वो लाजमी फ़ील हो रही होती है। सो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पर तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर मैं नारान की बात करूँ तो वहाँ पर अगर बाबू सर टॉप की बात करूँ, सो वहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो तब भी हो रही थी और अब भी हो रही है। सो इस वजह से मेरी और आपकी मुलाकात जो है वो आज तकरीबन 5 दिन के बाद हो रही है। एनी हाउ, पीछे से बहुत सी हैपनिंग्स हुई, मियाँ साहब की वतन वापसी, और वो तो सब डिस्कशन आप लाहौर अंक की स्पेशल ट्रांसमिशंस में देख ही चुके होंगे। लेकिन मैं अपने शो का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ करूँगी आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ। वाक़ई करतारपुर राहदारी 76 ईयर्स के बाद तकसीम हिंद के दौरान बिछड़े हुए एक और ख़ानदान को मिलवा दिया है, और इस ख़ानदान के को मिलवाए जाने में एक वीलॉगर का हाथ है। बेसिकली जो पाकिस्तान से फैमिली है, पाकिस्तान के शहर साहिवाल से मोहम्मद इस्माइल और इनकी फैमिली का ताल्लुक था। इन पर एक वीलॉग बनाया गया, उसके बाद जब अपने चैनल पे पोस्ट किया गया, सो ये ऑस्ट्रेलिया के एक सिख भाई साहब हैं, उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा, सो उन्होंने आपस में इन दोनों ख़ानदानों को कनेक्ट करवाया, बिकॉज़ जलंधर में दूसरा ख़ानदान यानी कि जो इनके कज़न है वो मुकीम है, जिनका नाम है सुरिंदर कौर। सो उनका नंबर जो था वो पाकिस्तान वाले जो इनके कज़न थे उनके साथ शेयर किया गया, दोनों की आपस में मुलाकात करवाई गई। जो हिंदुस्तान से जो फैमिली थी सुरिंदर कौर साहब की, वो करतारपुर राहदारी पर आई, जहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम हुई और लंगर के साथ उनको ऑब्वियसली उनकी तवाज़े की गई और लंगर वैसे भी तकसीम किया गया। और उस मौके पर इंतहाई इमोशनल मनाज़िर भी थे और इंतहाई खुशी के मनाज़िर भी देखने में आए। कुछ पिक्चर्स हैं जो अभी आप लाहौर रंग की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और यूँ ये मुलाकात हुई आफ्टर 76 ईयर्स, और 76 ईयर्स में आप देखें कि दो नस्लें जो हैं वो जवान हो जाती हैं, ऐसा होता है। बट बहरहाल हमारी अगली टॉप स्टोरी जो थी वो ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे आज के शो की हाइलाइट्स और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ शो का आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, कितना मुख्तलिफ ये वायरस है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डे भी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मालूमात के जदीद ज़राए की तशहीर, अवामी राय के इजहार में आने वाली रुकावटों को दूर करना और इनके मसाइल के हल की जानिब तवज्जो दिलाना है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डीसी लाहौर का टमाटर और प्याज में गिराव फरोशी पर क्रैकडाउन का हुक्म, इसको भी आपके सामने रखेंगे। आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कबूतर एक्सपर्ट से जिनके पास 28 साल की उम्र का कबूतर है, जबकि अमूमन अगर हम देखा जाए तो कबूतरों की एज जो है वो इतनी तवील नहीं होती। और साथ ही साथ आखिर में हम क्रिकेट पर भी बात कर रहे होंगे। सो राइट नाउ वी आर हैविंग अ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट। और पोलियो का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि इस मुहलिक बीमारी का ऑब्वियसली ख़ात्मा जो है वो तभी किया जा सकता है जब आप पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाएंगे। सो पोलियो के कतरे पिलाने की क्या अहमियत है, उस पर ऑब्वियसली एम्फेसाइज किया जा सके, प्लस इसके बारे में मज़ीद अवेयरनेस जो है वो अवामुन्नास में स्प्रेड की जा सके। वी आर लिविंग इन 2023। और अगर हम अभी की बात करें, सो आप देख लें कि इस साल भी, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट, और अगर हम सब चीज़ों के बावजूद देखें, सो पाकिस्तान को हम आज तक पोलियो फ्री नहीं बना सके। और पोलियो फ्री नहीं बना सके, और अभी भी आप नोट कर लें, कभी लाहौर के पानी में से जब सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं, सो उसमें
पोलियो वायरस के नमूने बरामद होते हैं, केपीके में ऐसे बहुत से मामलात होते हैं। सो हम अभी तक पोलियो फ्री जो है वो पाकिस्तान को नहीं बना सके। और जब हम इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, सो ये एक शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो सकता है, और ये वाया खुराक या वाया पानी भी किसी और शख्स में मुंतकिल हो सकता है। ऑब्वियसली 5 साल के बच्चे, 5 साल की एज तक के बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, बट ये कितना ख़तरनाक है और इसकी इरेडिकेशन के लिए व्हाट वी नीड टू डू एज अ नेशन, इस पर आज हमने बात करनी है। पाकिस्तान अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। वी आर हैविंग इन आवर शो इंचार्ज इमरजेंसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नासिर राना, इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सो आज पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, व्हाट डू यू वांट टू से, कितनी अहमियत का हामिल है ये आज का दिन, और व्हाट डू यू थिंक आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड दिस के 2023 में हम पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, और शुक्रिया बहुत कि आपने इतने अहम दिन के ऊपर, इतनी अहम बीमारी के ऊपर मुझे मौका दिया बात करने का। जहाँ तक दिन मनाने की बात है, दिन इसलिए मनाया जाता है कि सारों को हाईलाइट हो, सारे लोग इसको रियलाइज़ करें कि एक इशू चल रहा है। अदरवाइज़ तो लोग इसको कई दफ़ा इशू ही नहीं समझते, इसलिए फिर ये सारी दुनिया में एट ए टाइम मनाया जाता है कि ताकि जिन मुल्कों में अभी तक ये वायरस है या बीमारी आ रही है, या जो लोग इस पे अभी तक तवज्जो नहीं कर रहे, वो इसको तवज्जो दें, ताकि उनको पता हो कि सारी दुनिया इस पे काम कर रही है। जहाँ तक इसकी इंपॉर्टेंस की बात है, पोलियो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, चूँकि अभी एफ़र्ट्स के साथ बहुत कम हो गई है। बहुत सारे मुल्कों में आप समझ लें चूँकि ये ख़त्म हो चुकी है, और पाकिस्तान के भी आप समझ लें कि बहुत सारे एरियाज़ में, शहरों में ये अब नहीं है। तो इसलिए लोगों का ख्याल है कि जैसे आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात होती है ना, लोगों का ख्याल होता है ये बीमारी है ही नहीं है, जिसको नहीं लगी। जैसे किसी ज़माने में चेचक होती थी, स्मॉल पॉक्स, वो ख़त्म हो गई है। तो जब तक ख़त्म नहीं हुई थी तो उस वक्त तक मसला था, जब ख़त्म हो गई तो लोगों ने कहा जी ये तो इसका तो इशू ही कोई नहीं था। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे होता है। कई दफ़ा लोग वैक्सीन को रजिस्ट करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि गुज़िश्ता 10-15-20 साल में उनके सामने तो कोई बीमारी आई नहीं। जब घर घर बीमारी होती है, जैसे कोविड था, हर बंदा दौड़ दौड़ के इंजेक्शन लगवा रहा था, जा रहा था, इलाज करवा रहा था, महंगी दवाइयाँ भी ले रहा था, क्योंकि उनको पता था कि ये बीमारी एक घर से दूसरे घर में तेज़ी से फैल रही है। तो पोलियो भी इसी तरह किसी भी तरीके से कम नहीं है। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आल्दो बहुत सारा तो हम कहते हैं कि जब पोलियो होता है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, लेकिन अगर एक किसी एक जी। सॉरी, कथा कलामी की माजरत, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करना चाह रही हूँ। एक ये कि आप कह रहे हैं ठीक है बहुत से ममालिक पोलियो फ्री हो चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक हम क्यों नहीं पाकिस्तान को अभी पोलियो फ्री कर सके? ऑल्दो के केसेस अब बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन हम देखते हैं लाहौर के पानी के नमूनों से पोलियो वायरस बरामद हुआ है। इसी तरह केपी के कुछ अभी हमें रिसेंटली हमने अपने शो में भी इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट किया है। सो इस तरह से कहाँ पर कमी कोताही बरती जा रही है? नंबर वन, पोलियो वायरस बरामद होना पानी के नमूनों से ये एक डिफरेंट चीज़ है, किसी इंसान में होना ये तो ऑब्वियसली इस वजह से है कि कतरे नहीं पिलाए गए। सो दोनों की अपनी ऑब्वियसली अलहदा हैसियत है, लेकिन सबसे पहले कि ये पानी में से जो बरामद होता है ये कैसे होता है ऑब्वियसली, और हम मुकम्मल खात्मा क्यों नहीं कर हाँ, सकते? देखें जो पानी में आता है ना, जो सीवरेज वाटर में आता है, उसका मतलब है कि अगर किसी शहर में, किसी टाउन में सीवरेज वाटर में पोलियो वायरस है, तो इसका मतलब लोगों से ही आया है। अच्छा, इसका मतलब लोगों से ही लोगों से आया है। है। इसका ठीक है, मतलब है कि ठीक यहाँ है। के शहरियों में, बच्चों में या बड़ों में, उनके अंदर ये है। जब वो बेसिकली तो इसको हम फीको रूट कहते हैं ना, कि स्टूल से पास होता है तो वो सीवर में जाता है, सीवर से वो उस पानी में जाता है। तो इसका मतलब है कि इस शहर में तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए ये डेंजरस बात होती है ना, अगर इस शहर में एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी भी वक्त उन लोगों तक अगर चला जाए जिनमें इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं है, या जिन्होंने कतरे नहीं पिए हुए, या जिनमें अभी तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अगर उनमें चला जाए तो उनको वो बीमारी काउज कर सकता है, और वो करता भी है। इसलिए वो एक छोटा सा पैरामीटर है चेक करने के लिए कि अगर उस वहाँ पाया जा रहा है। क्योंकि अब देखें ना, पानी का इशू है कि बहुत सारे हमारे शहरों में, इवन लाहौर शहर में, बहुत सारे इलाकों में जो पानी आता है, लोग आप कह लें कि कॉरपोरेशंस का, कैंटोनमेंट्स का, जो पाइपों के ज़रिए पानी आता है, वो टाइमिंग्स के साथ आता है। 1-2 घंटे आया, 4 घंटे आया, फिर 6 घंटे नहीं आया, फिर 2 घंटे आया। उस दौरान कई जगहों पे अगर पाइप का सिस्टम वीक है तो सीवरेज वाटर आपके पीने के पानी में मिक्स हो सकता है। सही। जब वो पानी में मिक्स हो जाता है, वो फिर जहाँ चला जाएगा तो वो तो बीमारी काज कर सकता है। हम्म।
बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो आपने बता दिया। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो अभी भी पोलियो के खतरों को लेकर ऑब्वियसली इस पे बहुत से हमारे उलमाए कराम ने अपने फतवे दिए हैं, स्कॉलर्स का बहुत अहम किरदार है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल जो बड़े रिलक्टेंट हैं कि हमने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हराम है, और ऑब्वियसली वो रीजंस आपको भी मालूम होंगे। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, पहले से लेकर अब तक क्या फ़र्क पड़ा है, और अब लोग कितने इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स दिस थिंग कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो के कतरे पिलाए जाएं? देखें, अब पहले डेफिनेटली ज़्यादा इशू था, लोगों में ज़्यादा इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उतनी रेजिस्टेंस नहीं रही। अभी कुछ लोग होते हैं, कुछ सेक्ट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं, कुछ पॉकेट्स हैं, जहाँ पे आप कह लें कि अभी भी शायद लोग ना पिलाते हों, लेकिन अब लोगों को अगर बात की जाए, उनको समझाया जाए तो वो पिलाते हैं। जब उनको मिसाल दी जाती है कि बाकी बीमारियाँ हैं, खसरा है, टीबी है, खुन्नाक है, काली खांसी है, इन सारी बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन हो रही है ना, और इसी तरीके से ही हो रही है। वो चूँकि इंजेक्शन लगता है तो लोगों को एहसास नहीं होता ये पोलियो, और चूँकि पोलियो अब दुनिया से ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए वो फिर हमें कहते हैं कि बार बार पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं, ताकि हम उस बीमारी को किसी जगह रोकें और रोक के इसको ख़त्म कर सकें। तो इस वजह से कुछ लोगों में अभी भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। वही फिर बात है ना कि अगर एक चीज़ आप र्यूमर फैलाएं तो र्यूमर जल्दी फैलती है, फिर उसका लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको एक ख़त्म बात करते हैं। बताऊं, मैं हम क्योंकि अभी ये डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने अपने मतलब मेरे नेबर्स में ही एक फैमिली ऐसी रहती है, मतलब दे फ्रीक्वेंटली गो टू अमेरिका एंड दे आर वेरी एजुकेटेड, बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बट दे आर रिलीजियस। लेकिन हर कोई रिलीजियस बंदा ऐसा नहीं होता, लेकिन उनका क्या था कि आप उनसे बहस करके, मतलब बहस कर लें, उनको लॉजिकली एक्सप्लेन कर लें। उन्होंने बच्चों को, अपनी बेटियां उनकी थीं और उन्होंने अपने बच्चियों को नहीं पोलियो के कतरे पिलाए। और मैं हैरान होती थी कि आपके इतने पढ़े लिखे होने का, आप अमेरिका इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि बैकवर्ड एरियाज़ के लोग या जहाँ पर ज़्यादा शऊर या आगाही नहीं है, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने पोश इलाकों के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे देखे हैं जो इतने रिलक्टेंट होते हैं कि वो बच्चों को नहीं पोलियो के कतरे पिलाए जाते। और ऐसे मौक़ों पर व्हाट आई फील कि जिन बच्चों की औलादों जिन पेरेंट्स की औलादों को पोलियो हुआ है, उनको चाहिए कि वो आकर इस हवाले से मैसेज दें कि पोलियो के कतरे ना पिलाना आपके बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक बहुत से बच्चे जो हैं वो रहते हैं, सो एसिम्प्टोमेटिक होने की यानी कोई भी सिम्टम ना आना, हाँ, इसकी क्या उसमें वजह है? देखें बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं ना, वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, अगर किसी में जाती है, अगर उसमें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी है तो उसमें कुछ भी अलामात ज़ाहिर नहीं होती। पोलियो में भी इस तरह बहुत सारों में तो कोई पता नहीं लगता, वायरस अंदर गया है, निकल गया बॉडी से, क्योंकि उसमें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त थी, वो चला गया। ठीक है। कुछ में थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गया, कुछ में जाके वो फालिज होता है, वो बहुत थोड़ी और परसेंटेज है। ये वाला जो फॉलेज है, ये ज़िंदगी भर ठीक हाँ, नहीं फिर होता ये फिर? ठीक नहीं होता, ये परमानेंट डैमेज होता है ना, परमानेंट है। ये परमानेंट डैमेज होता है। वो जो दूसरी बात आप करें ना कि जो लोग बाहर भी जाते हैं इधर और वैक्सीनेशंस नहीं कराते, अब जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ तो वैक्सीनेशन अगर कार्ड आपके पास ना हो तो स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते। बाहर नहीं ना हाँ, मिलते, यहाँ बाहर तो नहीं मिलते। जाली सर्टिफिकेशन भी तो हो जाती हाँ, है जाली पाकिस्तान पे। सर्टिफिकेशन भी हो जाती है और उसके बगैर भी मिल जाते हैं। वहाँ तो अगर किसी का सर्टिफिकेट, कोई सीडीसी की ये रिकमेंडेशन है यूएसए में कि अगर कोई आके कहता है जी मैंने बच्चों को वैक्सीनेशन कराई है, वो कहेंगे जैसा कार्ड दिखाएं। अगर वो कार्ड लेके आता है और कार्ड पे साइन स्टैंप नहीं है तो उसके बच्चे को सारी वैक्सीन दोबारा करते हैं। वो कहते हैं सही। हम इस पर बिलीव ही नहीं करते आपके कहने पे। तो हम्म। यहाँ पे तो लोग वही बात है, चूँकि दो ही चीज़ें ना, यहाँ तो लोग खुद समझ जाएं या फिर थ्रू कानून और जो अकाउंटेबिलिटी है उसके ज़रिए काम हो अच्छा, ये सकता है। पोलियो जो है, इसका वायरस, ये किस एज ग्रुप तक इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि मैंने जो अभी तक पढ़ा या सुना है, 5 साल के बच्चों तक ये ज़्यादा ऑब्वियसली उन पर असरअंदाज होता है। सो वो हाँ मैं आपसे जी, एग्जैक्ट जानना चाहूँगी जी क्या बिल्कुल एज सही कह ग्रुप रही है? हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये छोटे बच्चों में असल में क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती ना, इस वजह से उनमें मसला होता है। बड़ों में तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये फीको ओरल रूट से कभी ना कभी वायरस उनके अंदर गया, कुछ वैक्सीनेशन हो गई, उनमें उनको बीमारी नहीं हुई तो क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप हो गई, मतलब उनमें इम्यूनिटी आ गया। अब उनमें जब भी वायरस आएगा उनको कुछ भी नहीं होगा। एक तो बड़ों का ये, इसलिए वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, इसलिए बड़ों को नहीं पिलाते। और दूसरा ये है कि फिर बच्चों को इस छोटी उम्र में उनके जो अभी आप समझ, स्पाइनल कॉर्ड है वो ज़रा ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, उस पे ज़्यादा अफेक्ट होता है। जब अफेक्ट होता है तो वो फिर चूँकि ग्रो कर रहे होते हैं वो डैमेज होता है। अच्छा, अब आप देखें, हम तो यहाँ पे 5 साल तक के बच्चों के पिलाते हैं ना। जिन दिनों शुरू में पाकिस्तान पे पाबंदी लगी थी, और आपको पता है जब इंडिया ने सबसे पहले पोलियो फ्री हुआ है तो उसने पाकिस्तान पे मतलब अपना लॉबिंग करके कहा था जी पाकिस्तानी लोगों को जब भी बाहर जाएँ कतरे पिलाए जाएँ। उस वक्त तो जो 60 साल का बंदा है, 70 साल का बंदा है, उसको भी वैसे एयरपोर्ट्स पे उस एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव होते हैं नहीं, पोलियो के लेकिन उसका कतरे? मकसद ये होता है ना, वो कहते हैं कि इस तरह ट्रांसमिट नहीं करेंगे ना। अगर से फॉर एग्जांपल वो कैरियर हैं
तो वो ड्रॉप्स पिएंगे तो एटलीस्ट ये है कि उनके अंदर से क़ुव्वत मदाफ़त मज़ीद बढ़ेगी लेकिन और अगर वो हम ट्रांसमिट कतरे होगी। पी भी लेते हैं, देखें जिस भी रीज़न की वजह से, अगर आप 60 साल के एक बंदे को भी पिला रहे हैं, जब उसका कोई नुकसान ही नहीं है बल्कि आप फ़ायदा ही है, सो मेरे ख्याल में पिलाने से कोई फ़र्क हाँ, तो नहीं नहीं वो पड़ता। देखें वो इतना तो वो फिर लॉजिस्टिकली ज़रा फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता ना कि पूरी हुँ, अगर फर्ज पंजाब की लाहौर की अगर 1.5 करोड़ आबादी है, इतनों को पिलाना तो शायद वो पॉसिबल भी नहीं है। और फिर लोग ज़ाहिर है अगर बच्चों में रेजिस्ट करते हैं तो बड़ों में तो बहुत करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट्स के ऊपर लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया। हुँ, जिन्होंने उम्रा करने जाना था, जब सऊदी गवर्नमेंट ने कहा जी कतरे नहीं, जो पिएगा जिसका कार्ड नहीं बना होगा हमने नहीं आने देना, सारों ने पी लिए। हुँ, वही बात है, अगर सख्ती हो तो फिर है, या कोई कन्विंस हो जाए तो सारों को तो उन तक क्रॉस द बोर्ड नहीं पिलाए जा सकते। लेकिन अगर हम 5 साल के बच्चों को पिला दें, अच्छा उससे भी बढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर कतरे पिलाना तो चले एक सेकेंडरी चीज़ है बाद की। अगर लोग बच्चों की जो वैक्सीनेशन है ना, जो 1.5 साल तक होती है वही पूरी कर लेना रिलीजियसली जाके टाइम पे, तो फिर भी उनकी बिल्कुल उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है इन सारी चीज़ों से। जो वैसे बच्चे की हाँ, पैदाइश के बाद से लेके वैक्सीन्स जो है जी, रिकमेंड की जाती हैं, अगर हाँ वो जी, करवा ली जाएँ, तब भी बच्चा जो है वो वैसे ही प्रोटेक्टेड रहेगा। अच्छा, जी। इसके साथ-साथ व्हाट आर द इनिशियल साइंस एंड सिम्पटम्स जब किसी भी बच्चे में ये वायरस हमलावर होता है, और फिर ऑब्वियसली वो बच्चा भी तो कोई साइंस एंड सिम्पटम्स शो करता होगा, तो वो साइंस एंड सिम्पटम्स क्या हैं पोलियो के? साइन एंड सिम्टम्स तो देखें, उस साइन सिम्टम्स के अलावा जो मैंने बताया, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जब बच्चे प्रेजेंट करते हैं वो वीकनेस के साथ करते हैं। वो कहते हैं जी बच्चा कल तक चल रहा था, रात को लेटा है, अब सुबह उठा है तो उसे चला नहीं जा रहा, उसमें टांगों पे वज़न नहीं डाल रहा, उसको खड़ा करते हैं वो नीचे गिर जाता है। हुँ, तो फिर हम उसको, पहला डिफरेंशियल हमारा पोलियो होता है, फिर हम उसके लिए पोलियो के फिर सारे टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट उसके स्टूल में से वायरस को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसका एक यही तरीकाकार है कि उसमें सडन जो वीकनेस है वही उसी मौके पे लोग आते हैं। लेथार्जी हो जाती है, नहीं आप नहीं, चल बिल्कुल फिर नहीं वीकनेस सकते। फालिज टाइप, मतलब जैसे मतलब बिल्कुल टांगों पे वजन ही नहीं पड़ रहा होता, चल ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक, टांगें हिला ही नहीं सकता। एक अगर एक टांग का है या दोनों टांगों का है तो वो हिला ही नहीं सकता। सही। तो उससे बड़ा ऑब्वियस सा हो जाता है और वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ भी है, शॉर्ट ऑफ टाइम आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि व्हाट आर द मेजर्स दैट मस्ट बी टेकन टू मेक पाकिस्तान पोलियो फ्री? अभी क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं हमेशा अपने हर मैसेज में लोगों को बताता हूँ। वैक्सीनेशन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इनिशियल वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, जो पोलियो डेज आते हैं वो उसके ऊपर आप समझ लें कि एक एडवांटेज है, ठीक ऐड है। ऑन है। हुँ, ऐड ऑन के ऐड ऑन का मतलब होता है, देखें अगर इनिशियल एक चीज़ ही नहीं है तो आप हुँ। ऐड ऑन करेंगे तो उसका शायद उतना फ़ायदा ना हो जितना इनिशियल का है ना। सो अगर आपके वो मेजर्स पूरे होने पूरे होने चाहिए, वो चाहिए, स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और उसके बाद जब आप पोलियो के कतरे पिलाएँगे सो अफ़ादियत बढ़ हाँ, जाएगी। बढ़ जाएगी। अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ है, उन कंट्रीज़ ने भी जिन्होंने यूरोपियन है या अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन के अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी पोलियो की जो रेशो थी ना, इंसिडेंस तेज़ी से उस वक़्त गिरा जब वहाँ सारे लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलने लग गया, हुँ, मेजॉरिटी को। क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए ना, पोलियो का इंसिडेंस तेज़ी से कम हुआ। उन्होंने सही। वैक्सीन भी कर ली, हुँ, पानी भी दे दिया। अब अगर बात है कि हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लाहौर के कई दफ़ा न्यूज़ में आता है, अखबारों में आता है कि जी PCSIR ने 20 जगह से सैंपल इकट्ठे किए पानी के, तो 18 में जरासीम पाए गए डिफरेंट किस्मों के, हुँ, हुँ। या 17 में पाए गए। तो अगर पानी, पीने का पानी इतना इशू है तो फिर तो ये वायरसेस ट्रांसफ़र होते रहेंगे, फिर तो हमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मदाफ़त की ज़रूरत है, इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, सेकंड ऑप्शन ये है कि लोगों को तो मैं सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, मैं कहता हूँ भाई पानी बॉयल करके दे दें। अगर मिनरल वाटर लेना भी महंगा भी पड़ता है लोगों को, ज़ाहिर है अगर किसी के घर में 5 मेंबर, 6 मेंबर, 8 मेंबर हैं, वो हर वक्त मिनरल वाटर की बोतलें नहीं ला सकते हुँ, लोग, हुँ, ठीक है ना, इतना तो फाइनेंशियली पाकिस्तानी कौम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हुँ। दूसरी चीज़ है कि जब वो नहीं ला सकते, मैंने कहा तो बॉयल करके पिया करें पानी, एटलीस्ट बच्चों को दें। लेकिन हाँ, उसके इवन ऊपर कई अगर दफ़ा आपके घर में फ़िल्टर भी लगा हुआ है, हाँ, तो मैं तो कहती हूँ उस फ़िल्टर से बढ़कर आप उसको वो बॉयल करके बॉयल दें। करके लाज़मी पिया लेकिन अब करें। लोगों को जब मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब गैस तो आती नहीं, हम बॉयल कहाँ से करें? मैं कहता हूँ अच्छा गैस अच्छा। अभी नहीं आ रही, मेरे घर में खुद पानी बॉयल करके इस्तेमाल होता है, तो हाँ, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट तो हाँ, नहीं है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हर लेकिन बंदा अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हाँ, सो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल भी फिर यही मुश्किल नहीं इसका है, हल जब है हेल्थ की बात कि आती है जहाँ तो। तक फ्री वैक्सीनेशन है, फ्री वैक्सीनेशन करवाएँ, पानी बॉयल करके दें, तो सिर्फ पोलियो से नहीं बचेंगे, हुँ, हैज़े से बचेंगे, डायरिया से बचेंगे, हेपेटाइटिस ए से बचेंगे, टाइफाइड से बचेंगे। बिल्कुल ठीक वरना है। तो आप देखें हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे वार्ड्स हैं,
इन बीमारियों से भरे रहते हैं। वो इसलिए भरे रहते हैं कि क्योंकि हम इन चीज़ों का ख्याल ख्याल ही नहीं नहीं करते। करते। कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, हाँ, ये हमारे अंदर बहुत जाता है। कुछ लोग भी जो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। लेकिन यस, जो डॉक्टर साहब ने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर इन पर इम्प्लीमेंटेशन कर ली जाए और इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए हम सब इन चीज़ों का ख्याल रखें, सो यस वी कैन मेक पाकिस्तान पोलियो फ्री। थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिर राना हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, मालूमात की तरक्की का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जितने भी मालूमात के ज़राए हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको प्रमोट किया जा सके, उनकी तशहीर की जा सके। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सो पाकिस्तान में लोगों को उस तरह से बोलने का हक नहीं दिया गया। स्पेशली अगर हम अपने इस मीडिया की बात करें, सो मीडिया पर बहुत से कदगन हर दौर में लगाए गए हैं और अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो उस तरह से अपनी बात जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर आप करेंगे तो फिर आपका सर्वाइवल जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ इस तरह से अलाउ नहीं की जाती। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं या लोगों की राय की हम बात करें, सो लोगों का सही मैसेज आवाम तक पहुँचाना, उसके राह में क्या क्या रुकावटें हाइल हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस दिन में ऑब्वियसली इसको भी, इन चीज़ों को भी हाईलाइट किया जाता है और इसके साथ साथ इन मसाइल का सलूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, आज का दिन मनाने का ये मकसद है। और इस मौजू पर आज हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस हैं जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट रज़ा रहमान साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। रज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। सबसे पहले जब हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे की बात करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट? इस दिन को मनाना क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे से मुराद भी ये है कि हमने दुनिया को डेवलप कैसे करना है, और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम अपनी दुनिया भी तो डेवलप करेंगे ना। चाहे हमारा घर है वो भी हमारी दुनिया है, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा पूरी ग्लोब। थ्रू इंफॉर्मेशन हम थ्रू चीज़ों को कैसे इंफॉर्मेशन, डेवलप और करें? उसकी इन्फॉर्मेशन देना बच्चों को या लोगों को या जवानों को, ये बेसिकली वर्ल्ड डेवलपमेंट डे का आप स्लोगन होता है जी, कि बच्चों को किस तरह किया जाता है। और उसी में कम्युनिकेशन आ जाती है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए और एजुकेशन के ज़रिए आप लोगों को बता सकते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। यानी आपको लगता है जब हम पूरी दुनिया में तरक्की की बात करते हैं, सो तरक्की जो है वो एजुकेशन के ज़रिए मुमकिन है, इंफॉर्मेशन के ज़रिए मुमकिन है। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे या जितना आप रिसर्च करेंगे, उतनी ऑब्वियसली आप तरक्की भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन रिसर्च का इसमें कितना रोल है? क्या हम रिसर्च को और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ सकते हैं? देखिए रुकमा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है इसमें। अगर आपने वर्ल्ड डेवलपमेंट में कोई भी अपना पार्ट प्ले करना है, आपने किसी भी जगह पे कोई काम करना है, तो उसमें सबसे पहले आपको अवेयरनेस, फिर उसमें एजुकेशन, फिर उसमें रिसर्च, ये सब चीज़ें अब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इन होती हैं। तो ये अगर आप बेहतर तरीके से ले सकें किसी इदारे से, या आपको ख़ुद इसकी अवेयरनेस ठीक हो, तो आप उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा देखें, अगर हम आजकल के वक्त की बात करें तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ इंटरनेट भी हर एक की एक्सेस में है। ये चीज़ें पहले मुमकिन नहीं थी। सो व्हाट डू यू थिंक, आजकल के ज़माने में राइट इन्फॉर्मेशन तक रसाई कितनी आसान हो चुकी है या राइट इन्फॉर्मेशन तक रसाई मुश्किल हो चुकी है? हमारे हाथ में फ़ोन है, हमारे हाथ में टैब्स हैं, हमारे हाथ में गैजेट्स हैं, सब कुछ है। सो व्हाट डू यू थिंक, चीज़ें पहले से आसान हुई हैं या मुश्किल हुई हैं? नहीं, देखिए, जो मुसद्दक़ा ख़बर है ना, वो तो बहुत मुश्किल हो गई है। आजकल फ्लडेड इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन उन ज़राए से है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोबाइल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, जो ऑथेंटिक नहीं है। तो जो वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कोई बंदा जो सही तरह से किसी सब्जेक्ट को नहीं जानता, टॉपिक को नहीं जानता, वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी उसको मिलती है तो उसको ठीक समझ लेता है। तो आप देखते हैं बहुत सारे मसाइल हमारे मज़हब के दरमियान में भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हायल हैं। हमारी जो दूसरी डेवलपमेंट्स हैं, माशरती मामलात हैं, उसमें भी जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो लोगों को फिर वो जिसको जितनी समझ आ जाती है वो उसी के मुताबिक उसमें करता है, रिएक्ट करता है उसको।
लेकिन देखें जब हम ये बात करते हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली या नॉलेज ऑब्वियसली आपको आपके स्कूल्स पहुंचाते हैं, या अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड है, घर का माहौल इसमें बहुत मैटर करता है। लेकिन आजकल के टाइम्स में अगर हम ये बात करें कि इंफॉर्मेशन हम किन किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, सो उसमें सोशल मीडिया का कितना रोल है, स्कूल्स का कितना रोल है, इंस्टीट्यूट्स का कितना रोल है, घर का कितना रोल है, और जिस सोशल सर्कल में आप उठते बैठते हैं उसका कितना रोल है, या और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं? जी देखिए, ये तो हमारे नौजवानों को यही देखना है कि हमने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। हम्म। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं आजकल। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जैसे गूगल है, बाट है, चैट जीपीटी है। इस तरह के ये सब प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपको इंटरनेट पे पड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर करके दे देते हैं। अब उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑथेंटिक है, और बहुत सारी ऐसी है जो आपको गलत बात बताई गई है उसके अंदर। तो ये अब आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चेक करें, उसको उसकी ऑथराइजेशन को देखें और उसके बाद ये फैसला अच्छा, करें कि आपने कौन सी कहा चीज़ एक को बड़ी भी बताया जा इंटरेस्टिंग रहा है। आपने बात की है कि आपकी अपनी सलाहियत होनी चाहिए। ये सलाहियतें भी मेरे ख्याल में हमें तजर्बों से हासिल होती हैं। अगर हम ये बात करें कि मुझे आज ही सब चीज़ों के बारे में पता लग जाए, नहीं, मेरा जितना उम्र का एक्सपीरियंस होगा उसके मुताबिक मेरे अंदर सलाहियतें भी डेवलप होंगी, मैं उतना ही ऑब्वियसली ग्रूम करूँगी, मुझे चीज़ों का पता लगेगा। जब हम अपनी सलाहियतों को निखारने की बात करते हैं कि सलाहियतों के ज़रिए हम ये जज कर सकें कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, क्या क्या मीडियम्स हो सकते हैं, सो अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने में किन किन चीज़ों का किरदार जो है, कौन कौन सी चीज़ें हमें लर्न करवा रही होती हैं? देखिए, सलाहियत को डेवलप करना या उभारना, ये सबसे पहले जो स्कूल की ज़िम्मेदारी होती है, और स्कूल के साथ साथ ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आप प्राइमरी स्कूल का कह लें, मॉन्टेसरी स्कूल का कह लें, तो उसको अगर आप मौका देंगे अपनी सलाहियत को बरोएकार लेके आए, तो वो अपनी सलाहियत को बरोएकार लाएगा। हमारा जो यहाँ का सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन, वो तो एक रोट लर्निंग के ऊपर है कि जो आपको लिख के दे दिया जाता है उसको आप मेमोराइज़ करते हैं और बाद में वही आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं। तो वो जो पहले आपने बात की थी कि रिसर्च बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, जिससे बच्चा सीखता है, अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाता है, खुद से सोचता है, और सोचने के बाद कोई भी एक्ट करता है या कोई प्रोजेक्ट करता है, तो उसका जो आउटपुट है वो डेफिनेटली डिफरेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्कूल। स्कूल के बाद फिर वो कॉलेज भी आ जाता है इसी में, इसी तरह यूनिवर्सिटी भी फर्दर जाएँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब अदारे सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम देखें पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, और अब से क्राइसिस में नहीं है, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस देखे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन की तरफ है। आपको क्या लगता है, अगर हम अपने मुल्क को मज़ीद प्रॉस्पेरस करना चाहें, फ्लरिश करना चाहें, अगर हम इसको तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में लाना चाहें, उसमें इंफॉर्मेशन का कितना रोल होता है, और इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन कितना रोल है पाकिस्तान को मज़ीद आगे ले जाने में? देखिए रुकमा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक आपका क्वेश्चन है। मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि आजकल एलॉन मस्क भी यही डिस्कस कर रहा है, हम्म। और आजकल वारन बफे भी यही डिस्कस करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके कि हम अपने फाइनेंसिस को किस तरह मैनेज करें, कि हम एसेट्स भी बना लें, अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से गुजार लें, और बाद में हमारे पास सेविंग्स भी हों। तो ये भी इंफॉर्मेशन से ही शुरू होती है बात। और इन्फॉर्मेशन जब आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी चीज़ की, या आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो या आप सीखते हैं या आपके पास इतना इल्म होता है, तो आप सही जगह उसको जब अप्लाई करते हैं तो फिर आप ये तमाम चीज़ें हासिल कर पाते हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, उस निज़ाम में बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहीं ज़िक्र नहीं है। मेरे ख्याल में फाइनेंशियल के साथ एक और चीज़ आप ऐड कर लें कि बच्चों को करियर के बारे में भी करियर काउंसलिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। करियर काउंसलिंग का तो 3 कैरियर्स हैं हमारे पास, डॉक्टर, इंजीनियर, या हम कोई गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। और मेरे ये ख्याल 3 में कुछ कैरियर्स हैं बच्चे हमारे पास। ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको अवेल करना है, जहां एडमिशन वो बेसिकली अपने मार्क्स की बेस पर आगे अपना शौक डेवलप करते हैं। जो शौक होता है वो पीछे रह जाता है, हमारे मार्क्स और ये चीज़ें उसके जी आगे आ जाती हैं। देखिए, बच्चों को पैशन को निखारने का हमारे यहाँ पे कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। बहुत कम स्कूल हैं, टीचर्स हैं या वालिदैन हैं जो अपने बच्चों पे काम करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर क्या सलाहियत छुपी हुई है, हम्म। और उस सलाहियत को निखारने के बाद उसको वो ऑफ़र भी करते हैं कि सही। आप कोई भी काम कर लें। हम्म। एक मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, इंडिया की एक मूवी थी वो 3 इडियट्स के नाम से। जी 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 तो जी, आपने जब हमने भी वो मूवी देखी, इंडिया में भी देखी गई, तो एक लेटेस्ट रिसर्च ये पीछे आई कि उस मूवी को देखने के बाद इंडिया के 60% लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ
कि हमने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपनी, हमने बच्चों का इंटरेस्ट देखना है, उनका टैलेंट देखना है, उनकी बिल्कुल। सलाहियतें देखनी है। और हो सकता है कि जो आप उन पर चीज़ें फोर्स करके उनको करवा रहे हो, उनको प्रेशराइज कर रहे हो, वो उनमें अच्छा परफॉर्म ना करें, ना उनसे वो अच्छी अर्निंग कर सकें। जो बिल्कुल उनका ऐसे ही अपना होता है। शौक, अपना पैशन, अपना टैलेंट होगा, जब वो निखर कर सामने आएगा तो फिर तो बच्चे बहुत कुछ करते हैं। बिल्कुल स्काई ऐसे ही इज़ होता द है। लिमिट। रुकमा बिल्कुल यही होता है कि जो बच्चा अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाता है, जहाँ उसका इंटरेस्ट भी होता है, माइंडसेट भी होता है, फिर एक बात ये भी माननी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक ख़ास क्वालिटी भी दी है और अल्लाह ताला ने हर शख्स को किसी ना किसी काम के लिए मुंतखब भी किया है। बेशक है, तो फिर बेशक। उस पर फिर मुझे अपनी मर्जी नहीं डालनी चाहिए, मुझे अपने बच्चे को देखना चाहिए लेकिन उसका अगर ये इंटरेस्ट किधर जा रहा है। पाकिस्तान के हर घर में मौजूद वालिदैन को ये बात समझ आ जाए ना, तो जिंदगी ये बड़ी बड़ी आसान सौखी हो हो जाएगी। जाएगी। और ना सिर्फ पढ़ाई, बल्कि आपका काम है बच्चों को गाइड करें, अच्छे बुरे का बताएं, सही और गलत में फ़र्क बताएं, उनको सही डायरेक्शन बता दें, सीधा रोड दिखा दें कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। लेकिन किसी भी मामले पर उन पर अपनी मर्जी जब आप थोपने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज़ें ख़राब होती हैं, बच्चे बहक जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तरह कॉन्फिडेंस अभी लेवल भी आपने कहा शैटर ना कि होता है। उनको तमाम डायरेक्शंस बताई जाएं, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जो अभी शुरू में वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी आपकी बात हो रही थी, इस वर्ल्ड को डेवलप कैसे किया जाएगा? अगर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको कैरियर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, आपको दुनिया में रहने सहने की इन्फॉर्मेशन होगी, आपको तमाम ममालिक की इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे ना, बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकेंगे। वरना तो आपका जहन छोटा सा रहेगा, अपने घर के अंदर जो देख रहे हैं, या वो कुएं का मेंढक जिसे कहा जाता है, उसके मुताबिक आप तमाम चीज़ों को स्केच करेंगे और उसके मुताबिक आप अच्छा, तमाम चीज़ें देखिए बना एक लेंगे। और चीज़, क्योंकि हम देखें इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन के साथ साथ इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज़ का रोल है कि लोगों की राय जो है वो, उनको राय देने का हक हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो वो हक बात करना चाहते हैं उसका उनको हक भी मिले, सच्ची बात करना चाहते हैं उसका उनको राइट भी मुयस्सर आए। सो आपको क्या लगता है, हम सिर्फ अभी पाकिस्तान की बात कर लें कि सच बोलने की यहाँ पर कीमत क्या है? क्या हमें मौका दिया जाता है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोल सकें, अपनी राय का इजहार कर सकें? ये जो बड़ा आपकी मिस्टीरियस सी स्माइल है बड़ा इसका मुश्किल जवाब सा मुझे मिल गया है। बड़ा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि देखिए एज अ टीचर तो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। आपने सच बोलना है, आपने ईमानदारी से चलना है, आपने दयानतदारी से हमेशा पेश आना है, बेशक, अच्छे बेशक। अखलाक से पेश आना है। हाँ। लेकिन जो ही वो स्कूल से निकल के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो झूठ भी मौजूद है, फ्रॉड भी मौजूद है, बददयानती भी मौजूद है, ज़्यादती भी मौजूद है, ना इंसाफ़ी भी मौजूद है। तो जो मैंने सिखाया था, पढ़ाया था, वो तो कहेगा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर वो रहा। टीचर तो झूठ बोल रहा था, टीचर ही झूठ बोल रहा था, हाँ। वो उसने गलत बताया। माशरे में रहने के तो ये असूल ही नहीं है। तो ये एक इतने हम तसाद वाले माशरे में रहते हैं, जहाँ हम स्कूल में तो कुछ और पढ़ाते हैं और बाहर जब वो मार्केट में आता है या किसी के साथ बिजनेस करने जाता है, तो उसको जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसको लगता है कि ये दोनों का आपस में बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक हमारा माशरा जो है, उसने कुछ चीज़ें अपने लिए आसान कर दी हुई हैं। देखिए, मैं चंद दिन पहले भी एक जगह पे देख रहा था, बात भी हो रही थी कि हमने कोई गलती कर ली, कोई गुनाह कर लिया, कोई ज़्यादती कर ली, कोई जुल्म कर लिया, तो हमारे पास बड़ा अच्छा जवाब है, उम्रा करके आएंगे और हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो गुनाह जाएंगे, जुमरा करेंगे, हज गुनाह कराएंगे। माफ हो जाएंगे। ये जो माइंड सेट है ना, इसने हमें इस बात पे राज़ी कर दिया है कि हम जो मर्ज़ी गुनाह कर लें, बेशक, जो बेशक। मर्ज़ी ज़्यादती कर लें, Very जो right. मर्ज़ी गुनाह कर जुल्म कर लें, और ये हो रहा है। मैं तो अभी चूँकि एक टीचर हूँ, तो मेरा उठना बैठना भी टीचर्स में ही है। मैं तो एक लाहौर के ऐसे एजुकेशनिस्ट को जानता हूँ, ये बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है। तो अभी उसकी जो मैंने 3-4 मामलात देखे हैं ज़िंदगी के, तो मैं ये हैरान हुआ हूँ कि अगर टीचर ऐसा है ना, टीचर ने ऐसे कर रहा है ना, तो फिर आप कैसे बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेरे जुल्म ख्याल नहीं में करेगा। टीचिंग जो है अब ये ज़्यादा जो है प्रोफेशन तो ऑब्वियसली ये है ही, लेकिन ये ज़्यादा बिजनेस बन चुका है। इसमें जो पहले वक्तों के टीचर्स होते थे, जो बड़ा डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ पढ़ा रहे होते थे, जो अपने प्रोफेशन के साथ भी लॉयल होते थे, वो लॉयल्टी, वो डेडिकेशन अभी हमें टीचर्स में नज़र आती है, लेकिन वो कम टीचर्स हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ हॉनेस्ट हैं। रुकमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, बिज़नेस भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बिज़नेस भी बड़ा एक ऑनरेबल पेशा है, लेकिन ब्रूटल बिज़नेस नहीं होना चाहिए। हाँ। उसके अंदर कुछ एक नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। आपके वालिदैन ने कुछ सिखाया होता है, बिल्कुल, कम अज़ कम जी, कम जी। अज़ कम आपके वालिदैन ने कुछ सिखाया होता है। अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी डीलिंग के अंदर, अपनी जो कम्युनिकेशन है, उसके अंदर आपके वालिदैन की झलक नज़र आनी चाहिए। वो वालिदैन ने, किसी के वालिदैन ने ये नहीं सिखाया कि आपने मिसकमिटमेंट करनी है, आपने जुल्म करना है, आपने जबर करना है, आपने हक मार लेना है, आपने फ्रॉड करना है। ये कोई वालिदैन नहीं सिखा सकता अपने बच्चे को, बिल्कुल। क्योंकि ये तो जहर है। जो कौन वालिद है, कौन वालिदा है जो अपने बच्चों को ये जहर दे? बिल्कुल। ये
वो चूँकि खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बच्चे उनसे ऑटो लर्निंग कर रहे होते हैं। हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, हम बेशक जो मर्ज़ी कह लें कि हमारे बच्चों के वालिदैन जो हैं या यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं या गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं वो रिश्वत नहीं लेते, ये कैसे मुमकिन है? कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ जो रिश्वत नहीं लेता? बच्चों को हम सिखाते हैं आपने रिश्वत नहीं लेनी। हमने तो सिखा दिया, घर में उसके वालिदैन क्या सिखा रहे हैं उसको? यही सिखा रहे हैं ना कि हम किसी तरीके से जो रिश्वत ले रहे हैं वो हमारी इनकम ही है, उसको नाम कोई भी दे दें आप कि जी ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, ये मेरी इनकम थी, ये मेरा इनाम था, ये मेरा स्पेशल बोनस था, कुछ भी कहा जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो वो वालिदैन खुद ही उनको किसी ना किसी नॉर्म में सिखा रहे होते हैं कि आपने ज़्यादती कैसे करनी है। देखें, एक माँ जब अपने बच्चों को कहती है ना कि तुम्हारी फूफी अच्छी नहीं है, तुम्हारा चचा अच्छा नहीं है, या किसी और रिलेटिव के बारे में ऐसी बात करती है, तो बेसिकली वो अपने बच्चे के जहन को फीड कर रही होती और है। आप उनको पॉइजन करें। अच्छा, Poisoning लास्ट कर बट रहे नॉट होते द हैं। लीस्ट, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, मैं आपसे आज के दिन के हवाले से एक मैसेज लेना चाहूँगी। अब तरक्की को लिंक करते हुए, पाकिस्तान की तरक्की को लिंक करते हुए या मुआशरे की, नेशंस की तरक्की को लिंक करते हुए आज का जो दिन है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, क्या पैगाम देना चाहेंगे तरक्की के तनाजुर देखिए, में? तरक्की दो तरह की होती है रुकमा। एक तो जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है और गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें या खूबियाँ चाहिए होती हैं कि वो उस तरक्की को कर सके। बहुत सारी मिसालें दुनिया भर में हमारे पास मौजूद हैं। एक वो तरक्की होती है जो आप अपने लेवल पे कर लेते हैं। सही। हम गवर्नमेंट को तो नहीं समझा सकते, कह सकते या करवा सकते, लेकिन हम अपने अपने लेवल पे चाहें तो कुछ ना कुछ रोज़ाना पार्टिसिपेट करके इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के एंड लिए, दैट विल ऑल हैपन ड्यू टू द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड योर एजुकेशन एंड योर एक्सेप्टेंस, इस बात को मानना कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। देखिए, मैं बहुत सारी विल चीज़ों होनी की चाहिए ना। जी विल होनी चाहिए ना, बहुत सारी चीज़ों में मेरी दस्तरस है और मैं चाहूँ ही ना कि वो काम बेहतर करके तो मैं माशरे के लिए फ़ायदा कर दूँ। तो मुझे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ इस चैनल्स पे अगर आता हूँ तो उसमें मेरी ख्वाहिश ये होती है अगर मेरा नॉलेज किसी के काम आ सकता है बेशक। तो मैं उसको यहाँ पे शेयर कर लूँ आपके साथ। सो वो नॉलेज जो है, अगर हम तरक्की की बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप ख़ानदान की तरक्की करवाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करना चाहते हैं, आप अपने मुल्क और कौम को तरक्की देना चाहते हैं, या अपनी फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन का बहुत किरदार है। जब आप बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप किसी चीज़ के अहल भी होते हैं और तभी आप उन चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, पहले से बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रज़ा जी, बहुत रहमान साहब शुक्रिया। हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।